जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो ज्योग्राफी का जो क्लास स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हमने सोचा कि भारत का ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भारत हमारा, ठीक है ना, अपना मतलब कि देश है और इसके बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। इसका कुछ वीडियो होने के बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल भी स्टार्ट करेंगे और उसमें हम यह समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और भी नहीं तो फिजिकल ज्योग्राफी पर चले आएंगे, यूरोप, एशिया, ठीक है ना, अफ्रीका, सारे महादेशों का अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम जो पिछला वीडियो भारत का जो मतलब भूगोल का जो पिछला वीडियो अपलोड किए थे वो थोड़ा धुंधला हो गया था, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और आज बेसिक संरचना को हम समझेंगे। तो देखिए, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि भारत का आकार चतुष्फलकीय कह सकते हैं, कहने का मतलब एक तरह से चार बनता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना, 2933 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच के लंबाइयों के बीच अगर अंतर पूछ ले तो 281 किलोमीटर का अंतर है। भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय जो स्थल जो सीमा साझा करता है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। परंतु अगर मुख्य भूमि समझ रहे हैं ना, भारत का जो मुख्य भूमि था, दो गो द्वीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर, अगर मुख्य भूमि का जलीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो 6100 किलोमीटर। अगर पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर किसी राज्य का अगर कहे कि जलीय सीमा किसका सबसे लंबा है तो गुजरात का, और सबसे छोटा कहे तो गोवा का। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का गुहार माता जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, और सबसे पूर्वी बिंदु किवितु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे उत्तरतम बिंदु भारत का जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट जिसको कि पिग्मोलियन पॉइंट बोला जाता है। वही मुख्य भूमि का अगर पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी अंतरीप में एक स्थित केप कोमोरिन है। ठीक है, तो इतना हम लोग देखे थे। अब आगे हम लोग समझेंगे। आपको जैसा कि पता होता है कि भारत है जिसके बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके कारण भारत का नीचे का जो हिस्सा है, यानी कि बीच से नीचे का जो हिस्सा है, कर्क रेखा से नीचे का जो हिस्सा है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। परंतु भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में आपको पता होगा कि भारत के उत्तरतम में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हिमालय, ठीक है ना, हिमालय में भी 3 श्रेणियां, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। ठीक है, ये सब हिमालय का जो ऊंचाई बहुत अत्यधिक होने के कारण वहां से यानी चाइना की तरफ से जो यानी उत्तर की तरफ से जो हमारी ठंडी हवाएं जो आना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं पर्वत से रुक जाता है, जिस कारण यहाँ पे ठंडा का उतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको ये चीज बता देते हैं कि अगर हमारा उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में भी सर्दी के दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ती। आज भी अगर मान के चलिए किसी कारणवश यह हिमालय को हटा दिया जाता है तो भारत में इतनी जबरदस्त ठंडी पड़ेगी कि यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वैसे मतलब कि वातावरण में कभी रहे नहीं है उतने ठंडा में। तो भारत में अगर भारत की जलवायु पूछी जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग भारत में पर्वत, नदी, इस सब का चर्चा करते हैं। तो सबसे भारत के सबसे उत्तरतम में एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत देखिए, मुख्य समझिए, एक ट्रांस हिमालय कहा जाता है और एक हिमालय। ट्रांस हिमालय उसको कहा जाता है जो हिमालय से पहले पर्वत का निर्माण हुए थे। तो इसमें मुख्य 3 श्रेणियों का चर्चा होता है। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। एक पीर पंजाल भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मुख्य कौन कौन है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आप लोग के भारत की सबसे ऊंची चोटी का जहां बात आता है भारत की, ठीक है ना, तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन का नाम सुने होंगे। इसमें K1, K2, K4 इस तरीके से, यानी काराकोरम 1, काराकोरम 2 इस तरीके से। लेकिन K2 जो है सबसे ऊंचा 8611 किलोमीटर। कितना इसका है? 8611 मीटर, यानी 8 किलोमीटर 611 मीटर। ठीक है, तो बात को समझिए। भारत का सबसे उच्चतम बिंदु अगर कहा जाए तो कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि K2 के नाम से जाना जाता है। यह किस है, मतलब किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। किस पर्वत श्रेणी में? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का, जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। सियाचिन को क्या, किस चीज के लिए जाना जाता है? सबसे ऊंचाई पे, ठीक है ना, युद्ध
मतलब कह सकते हैं युद्ध लड़ने वाला जगह, ठीक है। तो वो क्या है, सियाचिन काराकोरम का हिस्सा है। अब आगे हम लोग समझते हैं, परंतु यह जो काराकोरम का जो केटू है, ये पीओके मतलब यहाँ पे है केटू, ये पीओके के जो यहाँ से कटता है ना, तो पीओके में चला गया, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी कि इस पर वर्तमान में अभी किसका मतलब के अधिकार है, तो पाकिस्तान का। इसीलिए अगर भारत में पूछा जाता है कि वर्तमान भारत के मुख्य भूमि में अगर सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा का नाम हम लोग लेते हैं, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो ये केटू हमारा हो गया। अब समझिए बात को, काराकोरम के जस्ट नीचे एक लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है। कौन सा पर्वत श्रेणी आती है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी क्यों फेमस है, जो समझिए। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ से एक पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसी के नाम पे लद्दाख पड़ता है। लद्दाख की सबसे जो ऊंची चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो गया, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी। तो यह राकापोसी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यह विश्व में सबसे मतलब कि ऊंची ढाल वाली है। सबसे ऊंचा नहीं है, लेकिन उस तरीका का सबसे तीव्र ढाल वाला यह चोटी है। जैसे इस तरीके से मान के चलिए कोई यह पहाड़ है, समझिएगा बात को, यह पहाड़ है, इस पर ढूलिएगा तो आराम से ढूलिएगा। लेकिन देखिए एक वो है कि थोड़ा सा इससे नीचे है, लेकिन इस तरीका से पहाड़ है, तो ये मान के चलिए राकापोसी, एकदम तीव्रतम ढलान है, एकदम तीव्रतम ढलान है, समझिए ना, मतलब ढलान बहुत तीव्रतम है। तो विश्व में पूछा जाए कि कौन सा पर्वत का सबसे तीव्रतम ढलान है, तो राकापोसी। राकापोसी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो मतलब कि लद्दाख के। अब एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक सयोक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों, सयोक नदी, जो कि रीमो ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे एक लद्दाख क्षेत्र में एक रीमो ग्लेशियर है, ठीक है। रीमो ग्लेशियर से, ग्लेशियर किसको बोलते हैं, बर्फ का बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो रीमो ग्लेशियर से सयोक नदी निकलती है, जो कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। और यहीं पे आपको पता होगा कि एक सिंधु नदी बहती है, ठीक है। फिर रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ठीक है ना, इस तरीके से बता है। तो सिंधु नदी के समानांतर बहती है और कुछ दूर के बाद सयोक नदी जाके बलूचिस्तान में लीन हो जाती है या फिर मिल जाती है। ओके दोस्तों, अब उसके नीचे एक है जास्कर श्रेणी, ठीक है। जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो माउंट केमेट, माउंट कामेट, ठीक है। तो हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में समझे। ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 चोटी आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब समझिए, अब हिमालय का विस्तार समझिए। नंगा पर्वत से लेकर के, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ का नाम सुने होंगे, वहां तक क्या है, ये बृहद हिमालय का निर्माण है, उसके नीचे मध्य हिमालय का निर्माण है, उसके नीचे शिवालिक का हिमालय। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो बृहद हिमालय में पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर है तथा चौड़ाई जो है 25 से 30 मीटर है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम मध्य हिमालय का, सबसे कम किसका ऊंचाई है, शिवालिक का। अब समझिए, भारत के उत्तर के बारे में हम लोग समझ गए। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कुछ पर्वत श्रेणियां जो होती है बहुत पुराना है, उसको अवशिष्ट पर्वत श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। पूरे विश्व में बहुत ही कम जगह है, जैसे कि एक हो गया भारत में अरावली, विंध्य भी आता है अवशिष्ट में, और एक अमेरिका में है अपलेसियन, शायद, हाँ अपलेसियन। तो देखिए अरावली जो है मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इस सगरो क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ है, धीरे धीरे अवशिष्ट, इतना पुराना पर्वत है, खींचते खींचते एकदम खिया गया, तो इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। साथ ही साथ जहाँ पे कम ऊंचा था वहां पे बहुत नीचा हो गया। और दिल्ली उल्ली में आपको देखिए जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, यही अरावली का ही एक विस्तार है, रायसीना पहाड़ी उस पर स्थित है, लेकिन आपको कहीं पहाड़ जैसा नहीं दिखेगा। तो ये अवशिष्ट पर्वत है, बहुत खिया गया है, कहने का मतलब बहुत पुराना है, ठीक है। ठीक, अरावली हो गया राजस्थान में मुख्य रूप से। एक देखिए, अब भारत को यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया, अब समझिए। देखिए आज हम बेसिक अध्ययन कर रहे हैं, सबका नोट्स एकदम बहुत अच्छा से नोट्स बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में बोलिएगा किसी तरीके से, अगर नहीं मिलेगा आपको पीडीएफ तक। अब समझिए, ऐसे कैसे समझिए, जैसे ये भारत है, ठीक है ना, कुछ समय के लिए मान लीजिएगा, जल्दी जल्दी में जो भी बने, ठीक है, ये भारत है, यहाँ से ज्यादा कुछ हो गया, ठीक है ना। अच्छा जो भी ये भारत है, यहाँ पे हम लोग क्या समझे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हिमालय, 3 गो श्रेणियां समझिए। यहाँ पे अरावली। अब समझिएगा, ये जो है ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे जस्ट सतपुरा है, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट श्रेणी और ये पूर्वी घाट श्रेणी। लेकिन पूर्वी घाट श्रेणी और पश्चिमी घाट श्रेणी में अंतर समझिएगा। भारत में जल विभाजिका का कार्य पश्चिमी घाट श्रेणी का था। जैसे बात को समझिए, भारत में जो भी वर्षा पड़ती है तो इधर क्या है, अरब सागर, ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी,
दोनों क्या है, हिंद महासागर का हिस्सा है। तो देखिए भारत में मानसून का जो आगमन होता है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, इधर देखिए दक्षिण इधर पश्चिम, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। तो बात को समझिए, यहाँ पे बहुत ही ऊंचा, मतलब ज्यादा तो नहीं, हिमालय से बहुत कम 2000-3000 के रेंज में है। तो ये है पर्वत श्रेणी। अब बात को समझिएगा, ये पर्वत श्रेणी की इधर भी थोड़ी सी भूमि होती है, डेल्टा तो नहीं इधर होता है, इधर गुहार मतलब कि ज्वार नदियों की इधर इतना तीव्र ढलान है कि जो भी नदियां गिरती है ना उसको समुद्र खुद अपने खींच लेती है। तो बात को समझिए, इधर से जो वर्षा होती है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकरा के, और जो वर्षा होती है अधिकांश वर्षा ई क्षेत्र में पड़ता है, ई क्षेत्र में पड़ता है, समझ जाइए कौन क्षेत्र में पड़ता है, ई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ई क्षेत्र में बहुत ही वर्षा की मात्रा होती है। तो आप लोग सुने होंगे कि पश्चिमी घाट श्रेणी जो है जैव विविधता के लिए एकदम समृद्ध है, बहुत वनस्पति, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, एकदम मस्त इधर वर्षा होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में। ठीक है, मतलब कि 300 से 400। सबसे ज्यादा ऐसे खासी, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 को पहाड़ियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चेरापूंजी जो कि खास मासिन राम जो जानते हैं, पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी मासिन राम में वर्षा होती है, तो वो खासी पहाड़ियां में होती है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है इसमें 3 पहाड़ियां, मतलब कि एक लाइने से गारो, खासी, जयंतिया। तो इसी खासी जयंतिया में मासिन राम नाम का एक जगह जहां पूरे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो भारत में। अब इधर थोड़ा सा समझिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से जो टकरा के वर्षा इधर गिर जाती है तो इधर बहुत वर्षा की मात्रा होती है। और पर्वत के ई पट्टी जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब कि उधर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, पर्वत से टकराती है वायु और वो थोड़ा ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ने के बाद क्या होता है, ठंडा होकर कुल्ले वर्षा इधर करा देती है, तो इधर बहुत कम वर्षा हो पाती है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, यहाँ से इधर पट्टी देख रहे हो कि पर्वत लगातार है लेकिन इधर पर्वत कटा छटा है, क्यों, जो समझिए यही जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ये ऊंचाई पे होने के कारण वर्षा जो टकराती है, अगर टकरा के कुछ इधर आ गई तो इधर पेरियार बहता है, मांडवी बहता है, जुआरी बहता है, बहुत सारा नदी है इधर बहने वाला। ठीक है, अब समझिए जो इधर नदी बहती है तो यहाँ पे एक बहती है नदी, इसको बोलते हैं गोदावरी। ठीक है, प्रमुख नदियां चर्चा करें, इसमें पेनगंगा, बेनगंगा ये सब मिलेगा जो बाद में चर्चा करेंगे। फिर एक कृष्णा नदी मिलती है, क्या कृष्णा, एक कावेरी है, सबसे दक्षिणतम नदी बह गई। मुख हम लोग क्या को याद रखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बह गई। अधिकांशतः नदियां क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली बहुत कम ही नदियां, लेकिन है फिर भी बहुत 15-17 नदियां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा 20 के अप्रोक्स में। लेकिन मेरे को याद रखेंगे, पेरियार याद रखेंगे, मांडवी रखेंगे, जुआरी रखेंगे, माही रखेंगे, साबरमती रखेंगे, ये सब। ठीक है ना, ताप्ती, नर्मदा ये सब गिरती है। अब समझिए बात के, ये बिंद और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती नर्मदा बहती है, तो इसके कारण इसको बोला जाता है कि मतलब कि 2 पहाड़ियों के बीच में बहता है। ठीक है, रिफ्ट वैली। अब बात को समझिए, जो गोदावरी है, ठीक है, जो कृष्णा है, जो या कावेरी है जो बह गई है, इस समय बहुत सारी नदियां छोटी छोटी जाके क्षेत्रीय नदियां मिलती है और ये जाती है ना, इधर पे भी पर्वत श्रेणी होता है, लेकिन इसका क्या कारण है, पर्वत श्रेणी को जो नदी जाती है काट देती है धीरे धीरे, तो इसके कारण इधर का जो पर्वत श्रेणी है क्रम में ना होकर के विखंडित है। क्या है, विखंडित है। और इधर जो है, इधर की नदियां इधर और इधर की नदियां इधर, इसको कोई विखंडित नहीं कर पाती है। आप समझ गए। अब समझिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह गंगा। गंगा जो है यहाँ से निकलती है, पहले जानवी नाम की नदी निकलती है, फिर उसके बाद उसका नाम हो जाता है भागीरथी। अब समझिए, इधर से अलकनंदा आती है, दोनों देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से इसको गंगा जाना जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में भी इसका थोड़ा सा हुगली चल जाता है, एक हुगली नदी, फिर ये जाके बस कहाँ मिल जाता है, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, इसी में एक यमुना नदी मिलती है, यमुना में केन, बेतवा, सिंध, चंबल, बहुत सारी नदियां मिलती है। यहाँ पे अमरकंटक एक पहाड़ी है, ठीक है ना, बिंद में, ये जाके इससे सोन निकलती है, इधर महानदी उड़ीसा में निकलती है, इधर पटी क्या निकलता है, नर्मदा निकलता है, बहुत सारा। अब एक नदी जो है यहाँ से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो तिब्बत में पड़ता है यहाँ से निकलती है, जिसको कि तिब्बत में मतलब कि सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सांगपो, जिसको कि शुद्ध करने वाली नदी जाता है। ये यहाँ से, ठीक है ना, यू आकार के, यहाँ पे नामचा बरवा जो है वहां से यू आकार से, ऐसे यू आकार से बनते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना, इसमें लोहित, दिहांग नामक भारतीय नदियां मिलती है। और यह जब आता है तब इसको, यही जो सांगपो नदी है इसको दिहांग किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। लेकिन जैसे यह असम में प्रवेश करता है इसी को ब्रह्मपुत्रा नदी जाना जाता है। कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्रा।
ठीक है दोस्तों, इसको ब्रह्मपुत्रा नदी जाना जाता है। इसके कारण पूर्वोत्तर के क्षेत्र में काफी वर्षा होती है। इसमें फिर सिक्किम से एक तीस्ता नदी आके मिलती है, इधर से सुवनसरी, इधर से धानसरी, बराक नदी, बहुत सारी नदियां इसको में आके मिलती है। ठीक है, और ये फिर बांग्लादेश में जाके किससे मिलती है? गंगा से। तो बांग्लादेश में देखिए ब्रह्मपुत्रा को जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। यही दोनों को संयुक्त डेल्टा क्या कहलाती है, मतलब या फिर इसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इसकी संयुक्त डेल्टा जो होती है सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। उसका अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में, थोड़ा बहुत हिस्सा किसको में है? पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए आज यहाँ पे नदी हो गया। अब बात को समझिए, यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी नदी है यह सिंधु नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों? सिंधु नदी। 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, जिसमें यह WTO हाँ WTO के जो अंतर मतलब अध्यक्षता से क्या कहा गया था? WTO ही था ना, शायद उसमें कन्फ्यूजन था। तो इसमें कहा गया था कि भारत इस सिंधु जल का मतलब जो भी जल है उसका 20% भारत यूज करेगा और 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। आपको लगेगा ऐसा क्यों? तो बात को समझिए, इसका अधिकांश हिस्सा क्या होता है? पाकिस्तान में ही बहता है। फिर इसमें हालांकि पाकिस्तान की यह जीवन रेखा है, पता है, इसमें बहुत सारी झेलम, ब्यास, सतलज, इस सब का हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें और जाके नदियां मिलती है। यही जो 5 नदी जो है पंजाब से गुजरती थी, तो उसके कारण उसको क्या कहा गया? पंच, मतलब कि 5 नदियों का भूमि, 5 नदियों का देश पंजाब को कहा जाता है। अब समझिए, यहाँ तक हम लोग इंपॉर्टेंट नदी हम लोग चर्चा किए। आप समझिएगा, यहाँ पे एक उड़ीसा है। उड़ीसा की एक प्रमुख नदी सुने होंगे, महानदी। ठीक है ना, फिर उस पर बांध बनाया जाता है। बांध क्यों बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है एक्चुअली पानी को रोकने के लिए। ठीक है ना, पानी को क्या किया जाता है? बांध बना के रोक लिया जाता है। फिर उस पानी से पनबिजली, ठीक है ना, यानी डायनमो लगा करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। और भी बहुत सारा उसका यूज है। जैसे बात को समझिए, ये नदी बह रही है, ठीक है, डायरेक्ट बह के समुद्र में मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ऊंचाई से बांध मान दिए, इधर जाके पानी सब जमा हो गया। अब बात को समझिए, अब यहाँ से वो इधर मान के चलिए सूखा क्षेत्र है, इधर सूखा क्षेत्र है, यहाँ से वो नहर मिला के फिर इसी नदी में मिला देंगे। नहर क्या? छोटा छोटा नहर मिला के। अब देखिए इधर के जो पानी जमा होकर इधर से चल जाएगा तो इधरों खेत पट गया, इधरों खेत पट गया, इधरों पट गया। तो इसीलिए देखिए बांध का बहुत यूज है। आप लोग भाखड़ा नागल बांध सुने होंगे, ठीक है ना, हीराकुंड बांध सुने होंगे, मतलब कि और भी यहाँ पे चंबल नदी पर बहुत सारा, महात्मा गांधी सागर बांध हो गया, जवाहरलाल नेहरू सागर बांध, गोविंद बल्लभ सागर बांध हो गया। यहाँ पे ब्यास नदी पे बहुत सारा कृत्रिम बांध है, प्राकृतिक बांध है। ठीक है ना, गुरुत्वीय बांध है। तो बहुत सारा बांध आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा बांध भारत का भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। ठीक है ना, तो बहुत सारा बांध का यूज हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, और भारत में किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती है, कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, 6 इसका स्थलीय भागों में बांटा गया, ये लोग भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बेसिक समझे, भारत में नदी तंत्र को समझे। अब बात को समझिए, यहाँ पे सीधे बात देखिए, भारत में, ठीक है ना, ये क्या है? ये मान के चलिए विषुवत रेखा के निकट है। देखिए ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब समझिए बात को, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी कहीं सूर्य पड़ता है तो वो क्या होता है? ये नीचे के क्षेत्र में, साउथ क्षेत्र में, यानी दक्षिण के क्षेत्र में क्या होता है? विषुवत रेखा के नजदीक रहने के कारण सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक पड़ता है। वही देखिए इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब क्षेत्र जो है ना, सूर्य देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए बात को समझिए, पूरा इस पृथ्वी पर आप लोग देखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पृथ्वी, मतलब सॉरी, सूर्य आता जाता रहता है। कर्क रेखा से ऊपर उसका क्या होता है? किरण तिरछा पड़ता है। इस कारण भारत का जो तापमान है नीचे के मुकाबले ऊपर इधर कम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझिए बात को, भारत की इसी विविधता के कारण, भारत के इसी विविधता के कारण यहाँ पे आपको अगर मान के चलिए सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन मतलब समझे, हर साल भर हरा भरा रहेगा। उसकी लंबाई बहुत ऊंची होगी, लगभग 60 मीटर हो जाती है, 120 फीट। ठीक है ना, अब बात को समझिए, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। बीच में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। और ऊपर में ठंड की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने के कारण इधर अल्पाइन वन भी पाया जाता है। और कहीं कहीं टैगा वन, टुंड्रा वन, ये सब वनस्पतियां भी पाई जाती है। भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर एक तरह के वनस्पति, हर एक तरह के जंतु मिलेंगे। यहाँ पे गिर के जो राष्ट्रीय क्षेत्र है, आगे के हम लोग पढ़ेंगे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना, वहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? जैसे बाघ जो है फेमस है, यहाँ पे गिर जो है, शेर फेमस है। आप समझिए, भारत में गर्मी में रहने वाले भी जानवर आपको मिलेंगे, ठंड में रहने वाले भी जानवर मिलेंगे। पोलर बियर्ड यानी ध्रुवीय भालू का नाम सुने होंगे, हालांकि भारत में तो वो नहीं पाया जाता, लेकिन सुने होंगे
हिम तेंदुआ, ठीक है ना, उत्तराखंड लद्दाख ये सब पाया जाता है। हिम तेंदुआ मतलब जो बर्फ में रहने वाला तेंदुआ। तो भारत में एकदम अजीब अजीब प्रकार के आपको प्राणी मिलेगा, ठीक है ना। जब आप जैव विविधता पढ़िएगा, पश्चिमी घाट श्रेणी का जैव विविधता, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रजाति के लगभग 1500 वन पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। भारत में बहुत से ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया में भारत में पाए जाते हैं। उसको बोलते हैं स्थानिक, उसको बोलते हैं स्थानिक, मतलब कि पौधे या फिर स्थानिक जीव जंतु, ठीक है। तो इस सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके संरक्षण के लिए, ठीक है ना, बहुत सारा सम्मेलन वर्ल्ड लेवल पर होता है, उसको फॉलो करता है यहाँ का सरकार, उसको विभिन्न माध्यम से अधिनियम बना के। तो बहुत डीप होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एनवायरमेंट भी जुड़ता है, ये भी, इसको विस्तृत अध्ययन करना होता है। हम लोग बेसिक सिर्फ जानते हैं और सोचते हैं कि ज्योग्राफी बना देंगे, तो आजकल के एग्जाम में ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमको पर्याप्त नॉलेज रखना होगा। मेरा नोट्स आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर देंगे। आज हम लोग बेसिक जाने, कल से हम नदी उठाएंगे तो पूरा नदी की चर्चा करेंगे, पहाड़ उठाएंगे तो पूरा पहाड़ को एकदम डिफाइन करेंगे, फिर दर्रा उठाएंगे तो पूरा दर्रा को मतलब चर्चा करेंगे। जैसे समझिए, नामदफा दर्रा, दीफू दर्रा, सुने हुए जयलेपला दर्रा, नाथुराम दर्रा, ठीक है ना, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भारत और चीन में जब लड़ाई हुआ था, ठीक है ना, तो यही नाथुला दर्रा से क्या हुआ था, अटैक होने की संभावना थी, तो उसको बंद कर दिया गया था, फिर उसको बहुत दिन के बाद खोला गया। तो बहुत सारा यूज है। जैसे कि देखिए, भारत पहले यहाँ पाकिस्तान भी था, भारत में अफगानिस्तान पर भी कब्जा था, तो यहाँ भी था हिंदुकुश दर्रा, बोलन दर्रा। इसी से जो भी आते थे, मतलब कि भारत पे आक्रमण करने वाले, तो पूछा जाता किस दर्रे से आते थे, तो आपको नाम सुने होगा हिंदुकुश दर्रा, मतलब पर्वत श्रेणी से, उसमें दर्रा था खैबर दर्रा, हाँ खैबर दर्रा, हिंदुकुश दर्रा, और भी बहुत सारा पाकिस्तान में पख्तूनख्वा दर्रा वगैरह वगैरह। गोरन दर्रा है जो कि अरावली में है। तो हम लोग हर चीज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही, आज बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझे। कल से एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। तो कल से आप लोग तैयार हो जाएं हमारा वीडियो देखने के लिए। आज आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी बहुत विशाल है। इसका एक मिट्टी का अध्ययन करेंगे, जैसे लाल मिट्टी पाया जाता है, वहाँ पे क्यों पाया जाता है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी क्यों होता है, उसको लेटेराइट क्यों कहते हैं। कौन सी मिट्टी जो एकदम दही की तरह लपलप हो जाता है, सूखने पे कड़ा हो जाता है। कौन सी मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, जैसे आप काली मिट्टी को समझोगे, जिसको रेगुन मिट्टी कहा जाता है। जब वह गर्मी में, मतलब उसको पानी नहीं रहता तो वो फट जाता, और ऐसा लगता है किसी ने खेत को जोत दिया, तो उसको स्वतः जुताई वाली, मतलब कि मिट्टी बोला जाता है, या खेत बोला, हाँ मिट्टी बोला जाता है। फिर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है, नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद है, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। उसकी क्या विशेषता है, खादर क्यों कहते हैं, ठीक है ना। मटियाँ जो है अवसाद से कैसे निर्मित होती है, यह भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर बिहार में जो कृषि जो होती है, उसके लिए एक नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है। वो बार बार मार्ग क्यों बदलती है, हम लोग हर चीज पे चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी बहुत ही विशाल चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोग हमारा सहयोग करें। कल से एक एक टॉपिक करके हम 30 से 40 दिन में कोशिश करेंगे पूरा भारत के ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का। आप लोग साथ दीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, और मेरा दिया हुआ PDF जरूर आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।